हाय एवरीवन। सो हमारा सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक है हिटलर लंदन थ्योरी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सेक्शन सी में या बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो हम H2 मॉलिक्यूल के लिए करेंगे। द H2 मॉलिक्यूल इज हेल्ड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू न्यूट्रल H एटम। कहना चाह रहा है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, दो H एटम होते हैं और वो दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ होता है, जो आप जानते भी हैं। द बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर शेयर्ड बाय द टू एटम्स। बॉन्ड कैसे बनता है, दोनों हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और उस बॉन्ड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। कंपेयर टू H2 प्लस हुज बॉन्ड इज प्रोवाइडेड बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। H2 प्लस के अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, क्योंकि प्लस लगा दिया मतलब एक इलेक्ट्रॉन वहां से ले जा चुके हैं। ठीक है, H2 इज मोर कॉम्पैक्ट, और ये सब थ्योरी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हम सीधा इस पे चलेंगे। हिटलर लंदन ने क्या किया? सो हिटलर एंड लंदन ट्रीटेड द स्टेबिलिटी ऑफ H2 मॉलिक्यूल बाय स्टार्टिंग आउट। उन्होंने इसकी स्टेबिलिटी को बताने की कोशिश की थी। एंड दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ टू सेपरेटेड नॉर्मल H एटम्स एज जीरो अप्रोक्सीमेशन एंड देन इंट्रोड्यूसिंग द इंटरेक्शन ऑफ द टू एटम एज अ पर्टर्बेशन। तो हिटलर लंदन ने क्या किया था कि दोनों H एटम को पहले अलग अलग स्टडी कर लिया। उसके बाद में जो इनके बीच में एक्स्ट्रा बॉन्ड की वजह से पर्टर्बेशन आ रहा था, जो एक्स्ट्रा इंटरेक्शन आ रहा था, उसको पर्टर्बेशन की तरह डाल दिया और उसको स्टडी किया। ठीक है, ये इनकी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, जो हमें मतलब नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अभी अपने अपन ने पढ़ा नहीं है। एनीवेज, आप यहाँ आ जाइए अब सीधा, क्योंकि इतनी थोड़ी एग्जाम में भी नहीं लिख के आनी होती है आपको। अकॉर्डिंग टू हिटलर लंदन थ्योरी, द स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग फोर्स बिटवीन टू H एटम्स अराइज फ्रॉम एक्सचेंज डीजनरेसी। एक्सचेंज डीजनरेसी क्या है, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। हेंस दे आर कॉल्ड एक्सचेंज फोर्सेज। When the two atoms are very much far away from each other, then the mutual exchange of the two electron results into a configuration which is indistinguishable from the original configuration. That is, the two configuration are degenerate. यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जब अपने पास H एटम हैं, दूरी पर हैं, तो अगर उनके बीच में इंटरेक्शन है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो पहले वाले H के साथ घूम रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो दूसरे वाले H के साथ में घूम रहा था, अगर उन इलेक्ट्रॉनों ने अपनी पोजीशन चेंज भी कर ली, तो हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला गया और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन पहले के पास आ गया, क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन होगा ये बिल्कुल इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन एटम एक बिल्कुल आइडेंटिकल दिखेंगे हमें। ओके, व्हेन द एटम्स अप्रोच ईच अदर, इंटरेक्शन बिटवीन देम टेक प्लेस। जब उन्हें पास लाते हैं तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ता है, which removes the degeneracy. The energy corresponding to one configuration is smaller than the energy of the system for the large separation. Large separation और close separation में जो energy होती है वो हमें different मिलती है, while that corresponding to the other configuration is greater. The exchange forces between the two atoms are attractive for the configuration of a smaller energy. कम एनर्जी रहेगी सिस्टम की, इसका मतलब वहां पे अट्रैक्शन हो रहा है, और ज्यादा एनर्जी रहेगी मतलब वहां पे लार्ज एनर्जी है। कारण आप खुद देख लीजिए, हम कभी भी किसी सिस्टम को स्टेबल कब मानते हैं? स्टेबल कभी भी कोई सिस्टम लोएस्ट एनर्जी स्टेट में होता है। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा, उतना ज्यादा अनस्टेबिलिटी होगी। तो अगर रिपल्शन फोर्स लग रहा है तो ज्यादा एनर्जी होगी और वो अनस्टेबल स्टेट हो जाएगा। लेकिन अगर अट्रैक्शन लग रहा है तो एनर्जी लो होगी और वो स्टेबिलिटी की तरफ इंडिकेट करती है। ठीक है, तो अब थ्योरी क्या, मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। लेट अस नाउ कंसीडर एन H2 मॉलिक्यूल, अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2। इलेक्ट्रॉन को नोमेनक्लेचर किया अपन ने 1 और 2 से, और जो प्रोटॉन है यानी कि जो न्यूक्लियस है उनको A और B माना है, और द वेरियस डिस्टेंसेस आर शोन इन द फिगर। तो फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये रहा फिगर। तो यहाँ पर ये एक न्यूक्लियस है A और एक न्यूक्लियस है बी, इसका चार्ज है प्लस ई और इसका चार्ज है प्लस ई। ए के पास वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 था, और बी के चारों तरफ जो घूम रहा था वो इलेक्ट्रॉन नंबर 2 था। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपके पास माइनस ई हो गया है और इसके पास भी चार्ज आपके पास माइनस ई हो गया है। अब सब एक दूसरे से कितनी कितनी डिस्टेंस पे है? दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक है, और पहले वाले हाइड्रोजन एटम में खुद के न्यूक्लियस और खुद के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है 1a। अब 1a क्यों रखा गया यहाँ पे ध्यान रखना, 1 का मतलब पहला इलेक्ट्रॉन और a का मतलब पहला न्यूक्लियस। इसी तरह से यहाँ डिस्टेंस हो जाएगी R2b, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए है और b न्यूक्लियस के लिए है, ये R12 हो जाएगा। यानी ये डिस्टेंस जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, क्योंकि 1 भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और 2 भी इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये R2a है, यानी ये दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन है, पहले न्यूक्लियस के साथ डिस्टेंस पे है, और ये पहला इलेक्ट्रॉन है जो कि दूसरे न्यूक्लियस के साथ में है। तो इतने तरह की हमें 1 2 3 4 5 6 टाइप की डिस्टेंसेस हमें मिल रही है। तो चलिए एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है के
Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, हम लगा देते हैं, तो K की जगह तो आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब सबसे पहले इन्होंने लिया है 1A के लिए, तो 1A के लिए देखो 1A का मतलब ये रहा 1A, ये वाली एनर्जी लेनी है 1A में यहाँ पे माइनस ई है और यहाँ पे प्लस ई है, तो एक चार्ज नेगेटिव है और एक चार्ज पॉजिटिव है, तो आएगा क्या, माइनस का आएगा और दोनों का चार्ज सेम है, तो माइनस का ई स्क्वायर अपॉन R1A आ जाएगा। हो गया ना, K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। सिमिलरली R2A की बात करते हैं, R2A के अंदर भी ऊपर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर प्लस का ई है, तो ये भी नेगेटिव टर्म के साथ आएगा, तो माइनस का ई स्क्वायर और R2A आ जाएगा। फिर R1B में भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे प्लस ई चार्ज है और यहाँ पे माइनस ई चार्ज है, तो ये भी माइनस का ई स्क्वायर अपॉन R1B हो जाएगा। इसी तरह से आप R2B करेंगे, तो R2B के अंदर भी ऊपर हमारे पास माइनस ई है और यहाँ पे आपके पास प्लस ई है, तो ये भी नेगेटिव के साथ में आएगा। और जो कैपिटल R वाला है, यहाँ प्लस ई चार्ज है और यहाँ पर भी प्लस ई चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो ये प्लस का आएगा ई स्क्वायर अपॉन आर। सिमिलरली दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में R12 है, तो ये भी माइनस का ई है, ये भी माइनस का ई है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी के जितने टर्म्स हो सकते थे वो हमने सारे यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, the Schrodinger equation of H2 molecule with the protons considered fixed at distance r। हम मान के चल रहे हैं कि प्रोटॉन जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं और उसके बाद हम श्रोडिंगर की इक्वेशन लिख रहे हैं, तो दो इलेक्ट्रॉनों के लिए लिखेंगे अपन, तो del1 स्क्वायर साई del2 स्क्वायर साई 8 पाई स्क्वायर एम एच ई माइनस वी साई इक्वल टू 0, ये हमें पता है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है हमारे पास में। ठीक है, लेट अस फर्स्ट सपोज दैट R इज वेरी लार्ज। मान लीजिए कैपिटल R बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके अंदर कौन कौन से टर्म रिड्यूस हो जाएंगे अगर कैपिटल R बहुत ज्यादा है हमारे पास। तो देखिए इस टर्म में इक्वेशन नंबर 1 में, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन 1 जो है वो क्या, कौन सा फॉर्म ले लेगी। अब ध्यान से देखिए, ये कहना चाह रहा है कि अगर R को बहुत लार्ज ले लेते हैं, तो मैं एक बार डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पे। R क्या था, ये पॉजिटिव चार्ज था और R इतना दूर ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर ज्यादा तो दूर काटेगा नहीं, इतना ही दूर काटेगा, राइट, और इसके भी चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है इतना दूर काटेगा। तो ये जो R डिस्टेंस है, अगर ये इतनी ज्यादा ले ली जाए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है इस दूसरे न्यूक्लियस के साथ या दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन नहीं कर पाए, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले वाले न्यूक्लियस के साथ और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा अगर हमने R को बहुत ज्यादा ले लिया है इन्फिनिटी तक, तो दोनों एटम क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। दोनों एटम क्या हो जाएंगे, आइसोलेटेड हो जाएंगे। इंडिविजुअल एटम 1 ये हो जाएगा और इंडिविजुअल एटम 2 ये हो जाएगा। तो उस कंडीशन में केवल इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी और इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी आएगी। और ये डिस्टेंस हमारी थी R1A और ये डिस्टेंस हमारे पास थी R2B। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K माइनस का ई स्क्वायर अपॉन R1A और यहाँ हो जाएगा K माइनस का ई स्क्वायर अपॉन R2B। बस बाकी सारे टर्म्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों एटम्स को हमने बहुत ज्यादा दूरी पर कर दिया है। तो देख लेते हैं वही दो टर्म आ रहे हैं क्या, यस ये देख लीजिए, करेक्ट। तो ये दो टर्म हमारे पास बच गए। On substituting the value of V in equation 2, we obtain the wave equation of two independent H atoms. The eigenfunction of the system is the product। अब देखो, अगर हम ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, ये पोटेंशियल एनर्जी हम इसमें पुट करते हैं, है ना, V की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे del1 स्क्वायर है, यहाँ पे del2 स्क्वायर है, हमें दो वेव फंक्शन मिलेंगे, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो फाइनल वेव फंक्शन होगा। तो पहला वेव फंक्शन अपन मान लेते हैं साई A1 और साई B2, क्योंकि A के साथ में कौन सा इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है 1 और B के साथ में कौन सा इलेक्ट्रॉन अटैच्ड है 2। तो यहाँ पे बता रहा है साई A1 इज अ हाइड्रोजन आइगन फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मूविंग अबाउट प्रोटॉन A and psi b2 is a hydrogen eigen function of electron 2 moving about proton B। करेक्ट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट आइगन फंक्शन आ गए हमारे पास में। और अगर 2H एटम, हमने हाइड्रोजन के बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो हाइड्रोजन एटम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन का फॉर्मूला होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसका डेरिवेशन है, शायद क्वांटम मैकेनिक्स में मैंने करवा भी रखा है, तो आप देखना। तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, ये हो जाएगा, डिस्टेंस की जगह R1A आ जाएगा और साई B2 जो आ जाएगा, बाकी सब चीजें सेम टू सेम रहेगी, एक्सपोनेंशियल में माइनस R e की पावर माइनस R2 भी हो जाएगा। ठीक है, बस ये हमारे पास
वेव फंक्शन मिल गए। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर लार्ज आर इज देन सिंपली 2EH वेयर EH इज द ग्राउंड एनर्जी ऑफ H एटम। तो ऐसे सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो केवल और केवल क्या होगी, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन की एनर्जी, क्योंकि दोनों एटम को इतना दूर कर दिया है कि दोनों आइसोलेटेड हो गए हैं। तो अगर एक हाइड्रोजन की एनर्जी EH है तो दूसरा बिल्कुल आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम है, उसकी एनर्जी भी क्या होगी, EH होगी। तो टोटल सिस्टम की एनर्जी कितनी हो जाएगी, EH प्लस EH सिंपली 2EH हो जाएगी, क्योंकि बीच में और किसी भी तरह का इंटरेक्शन हम करने ही नहीं दे रहे हैं। करेक्ट। Now, since electron 1 and 2 are indistinguishable, they may be mutually exchanged without affecting the energy of the system. That is, for large R, we may write, यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन ने, पहले अपन ने अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा, देखो एक बार, ये A था, ये B था, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। ये आराम से इसके चारों तरफ घूम रहा था और ये आराम से इसके चारों तरफ घूम रहा था। अगर मान लीजिए ये एक्सचेंज कर लेते हैं तो 1 जो है उठ के यहाँ आ जाता है, 1 जो उठ के यहाँ आ जाता है, और 2 जो है वो उठ के यहाँ आ जाता है। इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली। अब इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, R2a, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, R1b, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी हो जाएगी, फर्स्ट एटम के लिए लेते हैं तो माइनस का E² और ये हो जाएगा माइनस का E² अगर इलेक्ट्रॉन ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर ली, क्योंकि वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो ये देखो क्या पोटेंशियल एनर्जी ये मिल रही है, यस, पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है 1b और R2a, जबकि इससे पहले मिल रही थी 1a और R2b, विच वुड लीड द आइगेन फंक्शन। तो अब हमारे पास वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, अब क्योंकि A के साथ एसोसिएटेड 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है, पहला वेव फंक्शन कितना था, साई A1 मल्टीप्लाई बाय साई B2। अब उल्टा हो जाएगा, साई A में आ गया 2 और साई B में आ गया 1। करेक्ट। तो अब वेव फंक्शन हमारे पास ये हो जाएगा। अब क्योंकि दोनों ही वेव फंक्शन पॉसिबल हैं, दोनों ही सॉल्यूशन है, तो हमारे पास इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो जनरल सॉल्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन बना लेते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। तो दो तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, एक पॉजिटिव के साथ में, एक नेगेटिव के साथ में। तो एक बार दोनों को ऐड कर दिया, एक बार दोनों को माइनस कर दिया, और नॉर्मलाइज करने के लिए यहाँ पे कांस्टेंट लगा दिया NS और यहाँ पे NA। क्यों लगाया NS? NS का मतलब, N का मतलब नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, S का मतलब सिमेट्रिक वेव फंक्शन। अब सिमेट्रिक वेव फंक्शन क्या है वो मैं पीछे वाले लेक्चर्स में पढ़ा चुकी हूँ, और NA का मतलब है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट फॉर असिमेट्रिक वेव फंक्शन, क्योंकि माइनस वाला है जो असिमेट्रिक होता है। तो हमारे पास ये चीजें आ गई। साई S इज सिमेट्रिक रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर एन एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप फर्स्ट वाले सिमेट्रिक वेव फंक्शन में 1 और 2 को अगर एक्सचेंज कर दो तो वापस आपको यही वेव फंक्शन मिलेगा, जबकि साई A में एंटी सिमेट्रिक है, अगर 1 और 2 को आपस में एक्सचेंज कर देंगे तो माइनस साइन के साथ में सेम वेव फंक्शन आपको मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो हमने यहाँ पे यूज किए हैं NS और NA, इनकी वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए, जो कि कैलकुलेशन हम अभी नहीं कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू आती है, NS की वैल्यू आती है ये, और NA की वैल्यू आती है ये। वेयर S क्या है, S बिल्कुल नई चीज है, S आपके पास ये हो जाएगा, S हो जाएगा उस वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट d-τ1 और d-τ2 के साथ। d-τ1 और d-τ2 जो है वो वॉल्यूम एलिमेंट है। ठीक है, S इज द ओवरलैप इंटीग्रल, ये ओवरलैप इंटीग्रल होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, चलिए, when first order perturbation calculation is carried out using the derivation from the potential energy for large r as perturbation function, क्वांटम मैकेनिक्स में आपने सेमेस्टर 1 के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्बेशन थ्योरी शायद पढ़ी होगी, आई थिंक। पर्टर्बेशन थ्योरी मुझे याद नहीं है सेमेस्टर 1 में है या सेमेस्टर 2 में है, बट पर्टर्बेशन थ्योरी के हिसाब से जब कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास में पर्टर्बेशन फंक्शन को सपोज हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी होती है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो पर्टर्बेशन में आएंगे कौन कौन से टर्म, ये हमें देखना है। पर्टर्बेशन क्या होता है बता देती हूँ, जो एक्चुअल एनर्जी के अलावा जो टर्म्स अपीयर हो रही है। तो हमारे पास A न्यूक्लियस हमने यहाँ रखा था और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा था, बहुत दूर हमने B न्यूक्लियस यहाँ रखा था और 2 यहाँ रखा था। तो इन दोनों के बीच में एक्चुअल इंटरेक्शन कितना था, K माइनस E²/R1a। ये तो एक्चुअल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इनके लिए क्या होगा, K माइनस E²/R2b, ये एक्चुअल एनर्जी होगी। इन दोनों को छोड़ के सबसे फर्स्ट में हमारे पास इंटरेक्शन की वजह से जो टर्म आए थे ना, 1 और 2 का मिला के जो टर्म आया था,
कितना आया था 1 और 2 का मिला के, प्लस का ई स्क्वायर अपॉन आर 1 2। ए और बी का जितना भी आया था, 1 का बी के साथ में आया था, 2 का ए के साथ में आया था, वो सारे टर्म्स जो है वो पर्टर्बेशन कहलाएंगे, यानी उनकी वजह से एक्स्ट्रा इंटरेक्शन हुआ है। तो एक्चुअल एनर्जी तो है ये वाली, तो एक्चुअल एनर्जी को हटा दिया जाए तो जो रिमेनिंग टर्म्स बचते हैं उन्हें हम कहेंगे पर्टर्बेशन टर्म। तो अब दिखा देती हूँ बुक में आपको कि पर्टर्बेशन टर्म में ये 4 लिए, देखो ये वाला लिया है, क्योंकि इन्होंने कौन सा नहीं लिया, इन्होंने माइनस का ई स्क्वायर, सॉरी प्लस का ई स्क्वायर आर नहीं लिया, सॉरी प्लस का ई स्क्वायर आर तो ले ही नहीं सकते, वो तो लेना ही है, इन्होंने ले लिया माइनस का ई स्क्वायर आर 1 ए नहीं लिया, और माइनस का ई स्क्वायर आर 2 बी नहीं लिया। अब देखो बाकी उसके अलावा 4 बचे हैं, वो ले लिए थे, तो ऊपर दिखा देती हूँ कि हमारे पास, यस इसमें देखो आर ये तो एक्चुअल एनर्जी है, और 1 ए और 1 बी, सॉरी 2 बी, ये भी एक्चुअल एनर्जी है। इन दो को छोड़ के बाकी देखना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये उन एटम के पास में आ जाने की वजह से इंटरेक्शन हुआ, इसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी क्रिएट हुई। अगर वो एटम दूर दूर रहते, आइसोलेटेड रहते, तो ये चारों टर्म्स नहीं आते, इसलिए इन चारों टर्म्स को हम क्या मानेंगे, पर्टर्बेशन मानेंगे। तो पर्टर्बेशन के अंदर कौन से 4 टर्म इंक्लूड करने हैं वो देख लीजिए, ये आ गया। तो इसलिए पर्टर्बेशन फंक्शन में हमने वो 4 टर्म इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। The following eigenvalues corresponding to the eigenfunction psi s and psi a are found। अब अगेन कैलकुलेशन नहीं किया है, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो एनर्जी मिल जाती है। तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए एनर्जी मिलेगी, ई एस की वैल्यू ये मिलेगी और ई ए की वैल्यू ये मिलेगी। इनका डेरिवेशन नहीं किया गया है, हम भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पे के क्या है, एस तो हम पहले ही देख चुके हैं, एस तो हम देख चुके हैं, ओवरलैप इंटीग्रल था, यहाँ कुछ कुछ था, और डी टो 1 और डी टो 2। अब हमारे पास नई चीजें और आ रही है, के और जे, ये भी इंटीग्रल होते हैं। तो के की वैल्यू होती है, देख लीजिए ये, विच इज कॉल्ड कूलम इंटीग्रल, और जे जो होता है दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज इंटीग्रल। अब कूलम इंटीग्रल क्यों, क्योंकि जब हाइड्रोजन का एटम इधर है, हाइड्रोजन का एटम इधर है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का इसके न्यूक्लियस के साथ और इसके इलेक्ट्रॉन के साथ कूलम अट्रैक्शन और कूलम रिपल्शन लगता है, इसलिए कूलम अट्रैक्शन आया है। दूसरा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के दूसरे के पास चला जाता है और ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसके पास आ जाता है, तो एक्सचेंज होता है एनर्जी का, तो इसलिए यहाँ पर एक्सचेंज इंटीग्रल भी आया है। और एस जो था वो ओवरलैपिंग का, क्योंकि जब ये दोनों आसपास में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का क्या होता है, ओवरलैप। तो 3 तरह के इंटीग्रल आपके पास में आए हैं इंटरेक्शन के दौरान। द वैल्यूज ऑफ ऑल 3 इंटीग्रल के जे एस किस पे डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आर। सही बात है, इन तीनों की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी कि दोनों हाइड्रोजन एटम जो है वो एक दूसरे के कितना पास है और कितना दूर है, ठीक है। और एस हमें पता ही चल गया कि एस की वैल्यू जो होती है वो लेस देन एन होती है, बाकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत आपको है नहीं, ये ग्राफ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। थ्योरी काफी ज्यादा है यार, ठीक है, तो आप इतना मत कीजिए, हाँ उतना ही ठीक है जितना अपन ने किया है हिटलर लंडन थ्योरी में, आप यहीं तक खत्म कीजिए के और जे, बाकी थ्योरी मत लिखिए। ये थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है, स्पिन के बारे में एक्सप्लेन कर रही है, अभी अपन को स्पिन पे नहीं जाना है क्योंकि थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी और ग्राफ में इलेक्ट्रॉनिक स्टेट भी आ रहा है। Two hydrogen atoms attract each other when their electrons spin are anti-parallel and repel each other when the electron spin are parallel। ये आप ध्यान रख लेना, 2 हाइड्रोजन है, अगर दोनों के अप स्पिन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अप स्पिन वाले हैं तो इनमें रिपल्शन होगा, तो लिखा हुआ ना रिपेल ईच अदर व्हेन द इलेक्ट्रॉन स्पिन आर पैरेलल। अगर पैरेलल स्पिन होंगे तो दूसरे को रिपल्शन करेंगे, और एक अप है और एक डाउन है तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये हुआ आपका हिटलर लंडन थ्योरी, और यही हमारे पास क्या था आपका सेकेंड यूनिट का लास्ट टॉपिक। थैंक यू सो मच एवरीवन।